पॉइंट 2, अवध इन रिवॉल्ट। यहां हम बात करने वाले हैं अवध में जो रिवॉल्ट हो रही है उसके बारे में कि क्या हुआ अवध में वो। सो लिखा हुआ है 2.1 में क्या है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ, एक फल जो एक दिन आकर के कहां गिरेगा, हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। मतलब कहने का ये है कि कहते ना बकरी कब तक अपनी जान की खैर मनाएगी, वो वाली चीज है। आना तो एक दिन इधर ही है, बस वही चीज लिखी है कि ठीक है। तो यहाँ पर 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कभी कि यहाँ पर क्या था, लॉर्ड डलहौजी क्या लेकर के आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पढ़ा हुआ कभी लक्ष्मीबाई के बारे में, तब आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां बताया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया डलहौजी ने और हड़प नीति करी और फूट डालो शासन करो, ये भी कुछ इस टाइप का। तो वो सारी चीजें आपने पहले सुनी होंगी। तो डलहौजी जो है गवर्नर जनरल है, डिस्क्राइब कर रहा है द किंगडम ऑफ अवध। किसके बारे में बता रहा है, वो कहता है कि चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे, एक दिन ये शासन भी हमारा ही होगा, ऐसा कहने का मतलब। 5 years लेटर और 5 साल बाद 1856 में द किंगडम वाज फॉर्मली एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। ये किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश एम्पायर ने इसको एनेक्स कर लिया। द कॉन्क्वेस्ट हैपन इन स्टेजेस, जो कॉन्क्वेस्ट था वो कैसे सामने आया, हमारे स्टेजेस में सामने आया। द सब्सिडियरी अलायंस, क्या लेकर के आए, सब्सिडियरी अलायंस, इसको याद रखना, इधर लिख लो निकाल करके। had been imposed on अवध in 1801, कब इम्पोज किया गया था, 1 में। by the terms of this alliance, इस टर्म्स के अकॉर्डिंग, इस अलायंस के टर्म्स के अकॉर्डिंग नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स। नवाब से क्या ले ली जाएंगी उसकी, हाँ मिलिट्री फोर्स क्या कर दी जाएगी, उस पे डिसबैंड कर दी जाएगी, मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा उसके पास से उसको। अब वो नवाब जो है वो क्या नहीं रख सकते अपने पास, नहीं रख सकते। अलाउ द ब्रिटिश टू पोजीशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम, अब उनको किसको रखना पड़ेगा अपने यहाँ पे, ट्रूप्स को, कहां पर, अपने किंगडम में। और ट्रूप्स किंगडम में रहेगा तो किसकी मानेगा, नवाब की या ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स की। एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट who was now to be attached to the court, and act in accordance with the advice, और यहां पर हम यहां पर देख सकते हैं क्या है, act in accordance with the advice of the British resident, किसके बेसिस पर, किसके, हाँ who was now to be attached to the court, जो किससे अटैच थे भाई, कोर्ट से। deprived of his armed, so यहां पर पहली बार नवाब सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत नवाब की जो ट्रूप्स थी, जो आर्मी थी, उसको क्या कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। और इसी के साथ साथ वहां पर अपने यहां पर किसको रखना पड़ेगा, ट्रूप्स को, ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब वो जो भी कुछ करेंगे वो किसके कहने अनुसार करेंगे, जो भी वो चलेंगे या ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और जो भी कोर्ट उनके यहाँ पे चलती थी वो सब कुछ वो किससे अटैच रहेगी, ब्रिटिशर्स से, मतलब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ। डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस, अब आर्म फोर्सेस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था, तो डिप्राइव्ड हो गए आर्म फोर्सेस, अब उनके पास नहीं है। डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म फोर्सेस, डिसबैंड नहीं लिखा, डिप्राइव्ड लिखा है, क्या वो उनके पास क्या नहीं है, आर्म नहीं है। जैसे किसी के पास बंदूक रखता हो, हमेशा उससे बंदूक ले ली जाए तो कह रहा, वो कहेगा कि आधी जान तो मेरी वैसे ही खत्म हो गई। तो वैसे ही एक नवाब या राजा जो होता है उसकी सेना बड़ी चीज होती है, और सेना ही नहीं है फिर क्या ही मतलब। तो अब वो किस पे डिपेंड हो गए भाई, ब्रिटिशर्स पर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम। तो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होगा वो किसके बेसिस पर होगा, ब्रिटिशर्स के बेसिस पर, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होगा। अब किंगडम के अंदर, पूरे साम्राज्य के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा वो सब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अब उनका कुछ नहीं बचा या कुछ नहीं था, या अब कुछ नहीं है। He could no longer assert control over the rebellious chiefs and तालुकदार्स, अब वो रिबेलियस चीफ्स और
जो होते थे, अगर कोई चीफ रिबेल करता था या तालुकदार रिबेल करता था तो वो काय से दबा देते थे उसको, काय सप्रेस करते थे, आर्मी से। अब आर्मी बची नहीं, आर्मी किसकी है अब, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स चाहेंगे वो होगा। रेसिडेंट क्या होता है, वॉज द डिजाइनेशन ऑफ अ, यहां पर क्या है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ द गवर्नर जनरल का, हु लिव्ड इन अ स्टेट, जो कहा रहता था स्टेट में, विच वॉज नॉट अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, किसके अंडर में नहीं होती थी जगह, ब्रिटिश रूल के अंडर में डायरेक्ट नहीं होती थी। वहां पर एक बंदा रेसिडेंट नाम का बैठाया जाता था जो सारी चीजों को देखा करता था। ठीक है, ठीक है। और ये रेसिडेंट जो है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता था, गवर्नर जनरल का। इन द मीन टाइम द ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड, देखा जाए धीरे धीरे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंक्रीजिंगली दिखाई दे रहे हैं, इंटरेस्टेड हो रहे थे किसको एक्वायर करने में, टेरिटरी ऑफ अवध, अवध की टेरिटरी को एक्वायर करने में, मिला लेने में बहुत इंटरेस्टेड थे। दे फेल्ट दैट, ये ऐसा माना करते थे, द सोइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो, वो मानते थे कि यहाँ की जो मिट्टी है वो किसके लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिगो एंड कॉटन। इंडिगो क्या होता है भाई, इंडिगो नील होता है, क्या होता है, नील, एंड कॉटन, एंड द रीजन वाज आइडियली लोकेटेड टू द डेवलप्ड इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। तो रीजन जो था वॉज आइडियली लोकेटेड था कहां पर, डेवलप्ड इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। बाय द अर्ली 1850s की अगर हम बात करें, मोरेवर ऑल द मेजर एरियाज ऑफ इंडिया हैड बीन कॉन्कर्ड, क्या कर लिए गए थे, ऑल द मेजर एरियाज जो थे इंडिया के वो क्या कर लिए गए थे, जीत लिए गए थे। द मराठा लैंड्स, द दोआब, द कार्नेटिक, द पंजाब एंड बंगाल, ये सब कौन ने जीत लिए थे, ये सब किसने अनेक्स कर लिए थे, ब्रिटिशर्स ने। द टेक ओवर ऑफ अवध, और अब किसको टेक ओवर करना चाहते थे, ये सब करने के बाद वो कह रहा है ना एक दिन ये भी हमारे हाथ में आ जाएगा। अवध in 1856 was expected to complete a process of territorial annexation, हाँ टेक ओवर ऑफ अवध कब पूरा कंप्लीट हो गया था, 1856 में, और ऐसा माना जा रहा था। कंप्लीट अ प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन, हाँ क्या हम कंप्लीट कर लेंगे टेरिटोरियल एनेक्सेशन, क्या टेरिटोरियल एनेक्सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। दैट बिगन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, तो किसके साथ स्टार्ट किया था हमने, बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के साथ। बंगाल का कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, बंगाल का कॉन्क्वेस्ट 1757 में हुआ था। ठीक है, हैड बिगन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अर्लियर, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। देखो 1757 में यहां पर बंगाल का एनेक्सेशन हुआ, उसके बाद यहां पर क्या हो चुका है 1858, ये कह रहे हैं कि हम लगभग सारा एरिया 100 साल के अंदर क्या कर लेंगे, कर लिया हमने, 1858 तक हम लगभग कर ही लिया था। तो वो कह रहे हैं कि इतना इतना एरिया हमने कर लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिबेलियंस थे वो सोच रहे थे कि 1757 में एनेक्स हुआ था और 1857 में हम क्या करा लेंगे, पूरे देश को आजाद करा लेंगे। समझ में आ रहा है, एक इन लोगों का भी विजन था और एक इन लोगों का भी विजन था, समझ में आ रहा है। हाँ, एक म्यूटिनियस का भी आपको विजन दिखाई दे रहा है, इन लोगों का ही विजन है। एक सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस क्या था भाई, ठीक है, इसको हिंदी में सहायक संधि बोलते हैं। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या था। अगर ये लगाया गया था किसकी तरफ से, लॉर्ड वेलेजली लेकर के आए थे, डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेजली, कब 1798 में। ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश, और जो भी किस अलायंस में आएंगे, ब्रिटिशर्स के अलायंस में आएंगे, विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स, वो किस चीज को मानेंगे, कुछ सर्टेन टर्म्स को मानेंगे एंड कंडीशंस को मानेंगे। पहला, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई, तो यहां पर हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स का जो भी दोस्त होगा उसको कौन देखेगा, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का दोस्त होगा उसको क्या करेंगे, वो पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो। थ्रेट्स टू देयर पावर, अगर उन पर कोई भी अटैक करेगा तो उस पर
ब्रिटिशर्स उस पर क्या मानेंगे, अपने ऊपर अटैक मानेंगे और वो क्या करेंगे, उसको हाँ प्रोटेक्ट करेंगे। इन द टेरिटरी ऑफ द एली, एली माने होता है दोस्त, दोस्त या फ्रेंड। एली अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशनड इन द टेरिटरी ऑफ द एली, जो भी उनका दोस्त होगा, जो भी उनका दोस्त होगा, उनके यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी वो क्या होगी, लगाई जाएगी, स्टेशनड होगी। The ally would have to provide the resources. ally would have to provide the resources. और जो भी ट्रूप्स रुकेगी उसके खाने पीने का बंदोबस्त कौन कराएगा, उसका दोस्त, उसका। ब्रिटिशर्स का एली होने का मतलब है ब्रिटिशर्स की जो बात है उसको मानना, ब्रिटिशर्स की जो सत्ता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मानना, ठीक है। द एली कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विथ अदर रूलर्स, और कभी भी कोई एली जो भी दोस्त होगा, देखो सब्सिडरी अलायंस के अंदर उस सामने वाले बंदे को क्या कहा गया है, दोस्त कहा गया है, एली कहा गया है, ठीक है। असल में क्या है, अगर आप ये सब्सिडरी अलायंस को साइन करते हो, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, ब्रिटिशर्स की जो सत्ता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या करते हो, मानते हो। नहीं मानोगे तो क्या होगा, लड़ाई करो, है ना, जीतो बचा लो, ठीक है। तो अब लोग सोच रहे हैं कि यार हम जीत तो पाएंगे नहीं, अगर जीत नहीं पाए तो क्या होगा, सब कुछ हड़प लेंगे ये। और ऐसे ही अगर हम चलो साइन कर लेते हैं तो ठीक है, कुछ तो बचा रहेगा, कम से कम हमारी जिंदगी तो बची रहेगी, है ना, कम से कम राजा बने बैठे तो रहेंगे। कुछ लोग ये मानते थे, कुछ लोग मानते थे नहीं, कहते थे नहीं ये सब हमारा है और हम इसको नहीं देंगे। पीछे पढ़ा ना हमने, शामल के बारे में पढ़ा, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में पढ़ा, है ना। ये सब कौन लोग हैं, चाहते तो ये भी मानते, वगैरह नहीं, हम नहीं मानेंगे। ये किसके खिलाफ खड़े हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ लोग ने क्या करा, इनकी जो भी पॉलिसीज थी उन पर क्या कर लिया, साइन कर लिया या एग्रीमेंट को मान लिया। उसी में से एक एग्रीमेंट है सब्सिडरी अलायंस। आपको याद करने पड़ेंगे ये पॉइंट, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा जो है कि जो भी एली होगा वो किसी भी राजा के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा और किसी भी वॉर में बिना पूछे, ब्रिटिशर्स के बिना पूछे इंगेज नहीं होगा, या वॉर में क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा, ठीक है, पार्ट नहीं बनेगा किसी भी वॉर का। 2.2 द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। 2.2 बॉडी में से क्या निकल रही है, जान। क्यों निकल रही है बॉडी में से जान, लॉर्ड डलहौजीज एनेक्सेशंस, जब लॉर्ड डलहौजी का एनेक्सेशन किया गया, क्रिएटेड डिसर्टिफिकेशन, disaffection in all the areas and principalities that were annexed, but nowhere more so than in the kingdom of Awadh in the heart of the North India। वैसे तो बहुत सारे एरियाज में क्या किया गया, एनेक्सेशन किया गया लॉर्ड डलहौजी के तरफ से, लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो हार्ट कहलाने वाली जगह है अवध, यहाँ पर हमें कुछ अनोखी ही बात दिखाई देती है, कुछ अलग सा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नवाब हैं वाजिद अली शाह, पहले भी नाम सुना है ना, नवाब वाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कैलकाटा। क्या कर दिया गया, उनको डिथ्रोन कर दिया गया और एक्साइल कर दिया गया। डिथ्रोन, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया उनकी गद्दी से, और कहां भेज दिया गया, कैलकाटा भेज दिया गया। ऑन द प्लियर दैट रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, और उन पे क्या आरोप था, उनको क्या कह के हटाया गया कि वो सही से क्या नहीं कर रहे, रूल नहीं कर रहे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो रॉन्गली अज्यूम दैट, और ब्रिटिशर्स ने उन पर यह गलत आरोप भी लगाया कि नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो लोगों में कैसे थे, अनपॉपुलर थे, वो पॉपुलर नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस चीज को देखते हुए ही वॉज वाइडली लव्ड, जबकि ऐसा नहीं था, वो लोगों में बहुत पॉपुलर थे और उनको बहुत चाहा जाता था, लोग उनको बहुत मानते थे। और ये बात इस चीज से देखी जा सकती है, ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज वाइडली लव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलव्ड लखनऊ, जब वो अपना प्यारा लखनऊ छोड़ रहे थे तब हर कहीं लोग उनके पीछे पीछे कहां तक चले गए। देयर वर मेनी ऑफ फॉलोड हिम ऑल वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, तो लोग जो है उनके पीछे पीछे आगे तक कानपुर तक चले गए, उनके पीछे पीछे क्या क्या गाने गाते हुए,
लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है दुख वाले गाने, दुख वाले सॉन्ग्स। हाँ, जब कोई हमारे से जुदा होता है, हमसे अलग होता है, तब हम वो गाने गाते हैं। वो वाले गाने जो हैं लोग गाते हुए क्या कर रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे। The widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. कई सारे कंटेम्पररी ऑब्जर्वर्स ने उस चीज को लिखा, नवाब के एग्जाइल को बताया। कैसे बताया? एक लिखते हैं द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, एक बताते हैं कि बॉडी में से क्या निकल गई, जान निकल गई या सोल निकल गई। एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, और इस टाउन की जो बॉडी है वो कैसी हो गई, सिर्फ लाइफलेस हो गई, बेजान हो गई। देयर वॉज नो स्ट्रीट और मार्केट एंड हाउस, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसी कोई मार्केट नहीं थी, ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं थी। विच डिड नॉट वेल आउट द क्राई ऑफ एगोनी, ऐसा कोई नहीं था जो यहां पर क्या कर रहा था, ऐसी कोई गली नहीं थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो क्या, जो रो रहा हो। वेल आउट द क्राई, नवाब से जुदा होने के बेस पर क्या हो रहे हो, वहां पे रो रहे हो। एगोनी इन सेपरेशन, किस पर रो रहे हो, एगोनी इन सेपरेशन। जनाबे आली, जनाबे आलम, जाने आलम या जनाबे आलम से दूर होने को क्या कर रहे थे वो लोग, रो नहीं रहे हो, नहीं परेशान नहीं दिखाई दे रहे हो। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई मार्केट, ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं थी। जबकि अंग्रेज क्या कह रहे थे, वो तो अनपॉपुलर थे। अगर अनपॉपुलर होते तो ये हाल होता। वन फोक सॉन्ग बियॉन्ड दैट, एक फोक सॉन्ग जो है वो बहुत चलता है, लोगों में बड़ा फेमस था। बियॉन्ड दैट द ऑनरेबल इंग्लिश कैम, हाँ हाँ, अंग्रेज, ऑनरेबल इंग्लिश, अंग्रेज महाराज आए, ऐसा करके कह सकते हैं। अंग्रेज महाराज आए एंड टूक द कंट्री, और मुल्क को क्या कर गए, ले गए, मुल्क को खत्म कर गए, मुल्क को छीन लिया। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लिन्हो, मतलब मुल्क को क्या कर दिया उन्होंने, पूरा छीन लिया, ले गए मुल्क को। दिस इमोशनल अपीवल वाज एग्रेवेटेड बाय इमीडिएटेड मटेरियल लॉसेस, और ये जो इमोशनल अपीवल है, उतार चढ़ाव इमोशनल जो है, एग्रेवेटेड बाय इमीडिएट मटेरियल लॉसेस। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। रिमूवल जो था, नवाब को हटाना, उससे क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया पूरे कोर्ट का और कल्चर का। किसका हो गया भाई, डिसोल्यूशन हो गया कोर्ट का और कल्चर का भी। क्योंकि वहां पर ऐसा है, क्योंकि जो कोर्ट था, उनका जो पूरा शासन चलता था, जब उनको हटा दिया तो उनके यहाँ पे भी जो लोग काम करते होंगे उनका भी अब कोई काम नहीं बचा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस नवाब हटे, अंग्रेज आए और जो जहां काम कर रहा था वहीं काम कर रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि अंग्रेज क्या करेंगे, अब अपने लोगों को वहां पे लगाएंगे उस सारे सिस्टम में। तो यहाँ पर क्या हुआ, द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। Thus a whole range of people, thus a whole range of people जैसे कि म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिजन्स, कुक्स, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड सो ऑन लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। सब लोगों ने क्या खो दिया, अपनी जॉब को खो दिया। सब लोगों ने किसको खो दिया, अपनी लाइवलीहुड को खो दिया। द नवाब हैज लेफ्ट, नवाब छोड़ चुके हैं, नवाब जा रहे हैं। अनदर सॉन्ग मॉर्न्ड द प्लाइट ऑफ द रूलर हु हैड टू लीव हिज मदरलैंड। सो यहां पर दुर्दशा के बारे में बताया गया, जो किसको छोड़ रहे हैं भाई, जो नवाब किसको छोड़ रहे हैं, अपनी मदरलैंड को छोड़ रहे हैं। नोबल एंड पीजेंट ऑल वेप्ट टुगेदर, नोबल हो चाहे पीजेंट हो, सब कैसे कर रहे हैं, सब रो रहे हैं बहुत बुरी तरह। एंड ऑल द वर्ल्ड वेप्ट एंड वेल्ड, और पूरा जो वर्ल्ड है वो रो रहा है और शोक मना रहा है। अलास द चीफ हैज बिडन एड्यू टू, हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, सुना हुआ, हाय ऐसे बोलते हैं ना, अलास हाय। जो चीफ है वो क्या हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जगह से जा चुके हैं। हिज कंट्री हैड गॉन अब्रॉड, और उनकी भी जो कंट्री है जो पूरी, उसके किसके हाथों में चली गई, दूसरों के हाथों में चली गई। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड, फिरंगी राज का आना और एक वर्ल्ड का खत्म होना। अ चेन ऑफ ग्रीवियंसेस, दुख, ग्रीवियंस दुख होता है, ऑफ इन अवर लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट एंड सिपॉय। यहां पे चेन जो है दुख की, वो सबसे क्या है, जुड़ी हुई थी या है, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो तालुकदार हो, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो सिपाही हो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कोई सिपाही जो था वो किससे रिलेटेड था, रूरल एरिया से,
क्योंकि वो उस जगह से रिलेटेड था, उसमें वो घर वाले रहते थे और वहां पे भी जो हो रहा था वो सुनना था, वो सिपाही लाइन में जो हो रहा था वो देख रहा था और आपस में बात कर रहे थे। इसी के साथ उनके राजा के साथ क्या हो रहा है, उनके तालुकदार के साथ क्या हो रहा है, उनके जमींदार के साथ क्या हो रहा है, वो सब भी वो लोग देख रहे थे। तो एक चेन थी किसकी, दुख की। सब पिट रहे थे, चाहे कोई भी हो, छोड़ किसी को नहीं रहे थे, वो सबका दुख एक ही था। और वो यहां पर आज वो दुख था, वो सबकी एक एम बन चुका था। वो क्या था कि फिरंगी राज को खत्म करना। In different ways, they came to identify Firangi Raj with the end of their world, the breakdown of things they valued, respected and held dear. So, in different ways, कई सारे तरीकों में came to identify Firangi Raj. किसको आइडेंटिफाई कर रहे थे? फिरंगी राज को with the end of their world. किसके साथ? End of their world के साथ। द ब्रेकडाउन ऑफ थिंग्स, और यहां पर चीजों का खत्म होना, दे वैल्यूड, रिस्पेक्टेड, और वो क्या कर रहे थे, उसको वैल्यू कर रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, एंड हेल्ड, और वो सारी चीजें उसको वो रखे हुए थे डियर। अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस, और बात करें यहां पर हम इस पूरे सिस्टम की, पूरे इस इमोशंस के पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एंड इश्यूज की, ट्रेडिशंस एंड लॉयल्टीज वर्क देमसेल्फ आउट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो ट्रेडिशंस थे और जो लॉयल्टीज थी वो वर्क कर रही थी देमसेल्फ आउट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अवध, मोर देन एनीवेयर एल्स, हम हर जगह की बात कर लें, द रिवॉल्ट बिकेम एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस टू एन एलियन ऑर्डर। हम यहां पर बात करें, हाँ, एक्सप्रेशन जो है पॉपुलर रेजिस्टेंस का, किसका भाई, रेजिस्टेंस का, वो क्या था, किसके खिलाफ था, हाँ, एक एलियन ऑर्डर के खिलाफ था। ठीक है। द एनेक्सेशन डिस्प्लेस नॉट जस्ट द नवाब, एनेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो एनेक्सेशन हुआ था उसमें सिर्फ डिस्प्लेस कौन नहीं हुआ था, सिर्फ नवाब ही नहीं हुए थे, इट ऑल्सो डिस्पोसेस्ड द तालुकदार्स ऑफ द रीजन। इन्हें किसको खत्म कर दिया, तालुकदार्स ऑफ द रीजन। द कंट्री साइड ऑफ अवध वॉज डॉटेड विद द एस्टेट्स, द कंट्री साइड जो है अवध की वॉज डॉटेड विद द एस्टेट्स, किसके साथ जुड़ी हुई थी, वहां पे एस्टेट्स थी, बहुत सारी जागीरें थी, एंड फोर्स थे तालुकदार्स के, हु फॉर मेनी जनरेशन हैड कंट्रोल्ड लैंड एंड पावर, और उनकी कई सारी जनरेशन उस जगह पर क्या करती चली आ रही थी, हाँ, कंट्रोल्ड एंड पावर थी इन द कंट्री साइड, कंट्रोल्ड लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। किसके आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले तालुकदार्स मेंटेन आर्म्ड रिटेनर्स। तालुकदार किसको मेंटेन करते थे, आर्म्ड रिटेनर्स का मतलब है तालुकदार के पास सेना थी। मैंने बताया था ना पहले, जमींदार के पास मुगल के टाइम में क्या होती थी, सेनाएं होती थी। तो तालुकदार जो है वो आर्म्ड रिटेनर्स को क्या करते थे, होल्ड करते थे। बिल्ट फोर्ट्स, वो उनके किले थे, एंड एंजॉय करते थे डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। किसको एंजॉय करते थे, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द सुजरैनिटी ऑफ द नवाब, और एज लॉन्ग एज ये क्या करते थे, एक्सेप्ट कर रहे थे सुजरैनिटी को, किसकी, नवाब की, एंड पेड कर रहे थे द रेवेन्यू ऑफ देयर तालुक्स, और किसको पेड करते थे रेवेन्यू, तालुक्स। सम ऑफ द बिगर तालुकदार्स हैड एज मेनी एज 12,000 फूट सोल्जर्स, हाँ, कुछ बड़े जमींदारों के तालुकदार के पास 12,000 फूट सोल्जर हुआ करते थे, एंड इवन द स्मॉलर वंस, और कुछ छोटे जो थे उनके पास 200 तक सोल्जर हुआ करते थे। ब्रिटिश वर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ द तालुकदार, तो वो क्या नहीं चाहते थे, वो इतना तालुकदार को क्या नहीं देख सकते थे, इतना पावरफुल नहीं देख सकते थे। इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्सेशन, और हम बात करें एनेक्सेशन के तुरंत बाद, द तालुकदार्स वर डिसआर्म्ड एंड देयर फोर्स डिस्ट्रॉयड, और तालुकदार को क्या कर दिया गया, डिसआर्म्ड कर दिया गया, और उनके फोर्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किसको खत्म कर दिया गया, तालुकदार्स के फोर्स को। द ब्रिटिश वो ऐसा नहीं कर सकते कि तालुकदार्स को निकाल निकाल के मारना शुरू कर दे। क्यों, क्योंकि ये सारी इनका काम कहां देखा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा है, ब्रिटेन में इनका काम देखा जाता है। अगर इनने कुछ भी ऐसा काम किया तो वहां पर इनको जवाब देना पड़ता था। समझ में आ रहा है, हाँ, क्यों, अगर चलो कोई बात नहीं, शासन तो नहीं गई, वो कर भी सकते थे, लेकिन उनको हर चीज जो थी, मैंने आपको क्या बताया था, हर बात को वो ऑन पेपर किया करते थे। ठीक है, चाहे वो गलती क्यों ना, सब्सिडी अलायंस कोई सही तो नहीं था,
लेकिन लाया गया लिखित में कि आप क्या करो, हमसे संधि करो और हम आपको क्या देंगे, प्रोटेक्शन। अब तुम प्रोटेक्शन तो ना दे रहे हो, तुम तुम्हारा पूरा शासन छीन रहे हो। बात समझ में आ रही है? तुम तुम्हारा क्या छीन रहे हो, पूरा शासन छीन रहे हो। हमारी तुम्हारी जो हमारी आर्मी है उसको तुमने क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया। और ब्रिटिश कह रहा है जो हमारा दोस्त होगा उसको हम क्या देंगे, अपनी सेना देंगे। मतलब हमारी सेना होगी, वो सेना सुनेगी उसकी, उताल के देगी। तू खिला रहा है हमको, जो ब्रिटिशर्स सैलरी दे रहे हैं सबको, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, सुनेगी उन्हीं की, है ना। तो वही सारी चीजें थी। एक तरीके से इनके क्या कर दिए, हाथ काट दिए एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, आगे हम बात करें। दे हैड स्टैब्लिश्ड, कहां से, यहां से, द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फर्दर अंडरमाइंड द पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑफ द तालुकदार्स आफ्टर एनेक्सेशन द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट नोन एज द समरी सेटलमेंट 1856। क्या भाई, आफ्टर एनेक्सेशन, तो अवध पे एनेक्सेशन कब हो गया, 1856 में। इसी के साथ साथ यहां पर एक नया सेटलमेंट लाया गया, इसका नाम था समरी सेटलमेंट। आपसे पूछेगा व्हाट इज समरी सेटलमेंट, व्हाट इज समरी सेटलमेंट was based on the assumption that, वो किस चीज के assumption पे बेस्ड था, that the तालुकदार्स वर interlopers, तालुकदार्स क्या थे, interlopers with no permanent stakes in land। तालुकदार जो है वो बीच के लोग हैं बस, उनके पास क्या नहीं होगा, कोई परमानेंट स्टैक्स इन लैंड नहीं होगा। दे हैड एस्टैब्लिश देयर होल्ड ओवर लैंड थ्रू फोर्स एंड फ्रॉड, और क्या होगा, दे हैड एस्टैब्लिश देयर होल्ड, ये एस्टैब्लिश करेंगे अपनी जो भी चीजें होंगी इनकी ओवरलैंड, जो भी इनका खुद का होगा उस पे, थ्रू फोर्स, किसके बेसिस पर, फोर्स के बेसिस पर, एंड फ्रॉड, और जो भी कुछ होगा उसके बेसिस पर, कुछ भी गलत हो। दे हैड एस्टैब्लिश देयर होल्ड ओवर लैंड थ्रू फोर्स एंड फ्रॉड, यही लिखा है ना। हाँ, द समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द तालुकदार्स, एक तरीके से तालुकदार को हर तरीके से क्या कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था इसमें। फिगर्स शो दैट, फिगर्स बताते हैं, इन प्री ब्रिटिश टाइम्स तालुकदार्स हैड हेल्ड 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन अवध। क्या करते थे, 60% जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है अवध में, वो किसके अंडर में थे, तालुकदार्स के हाथों में थे। किसके हाथों में थे, ये तालुकदार्स के हाथों में थे। लेकिन बाय द समरी सेटलमेंट दिस नंबर हैड कम डाउन टू 38%, लेकिन इस समरी सेटलमेंट के बाद ये कितना कम रह गया, हाँ। द तालुकदार ऑफ सदर्न अवध, तालुकदार जो थे सदर्न अवध के, वर द हार्डेस्ट हिट, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां के लोगों को हुई, सदर्न अवध के तालुकदार को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और बहुत से लोगों ने तो खो दिया। क्या, हाफ ऑफ द टोटल नंबर विलेजेस जो थे वो किसके हाथ से चले गए, तालुकदार के हाथों से चले गए। किसके हाथों में चले गए, ब्रिटिशर्स के हाथों में चले गए थे। किसकी वजह से, समरी सेटलमेंट की वजह से। ठीक है, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स बिलीव दैट, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऐसा मानते थे कि तालुकदार को रिमूव करने से वो किस चीज में कैपेबल हो जाएंगे, सेटल द लैंड, सेटल द, हाँ वो कैपेबल हो जाएंगे, उस जगह को वो ज्यादा अच्छे से पकड़ कर सकते हैं विद द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द सोइल। किसके साथ, एक्चुअल ओनर्स के साथ, किसके, सोइल के, एंड दस रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, और क्या कर सकते हैं वो, लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन को भी कम कर सकते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि तालुकदार क्या करते हैं, लोगों को, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अपने हाथ में लेकर के। लैंड होल्डिंग किसके हाथ में ले लेंगे, अपने हाथ में, मतलब बीच के लोगों को हटा देंगे, डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। सो and thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue returns for the state। क्या करके, इंक्रीजिंग करके, किसको, रेवेन्यू रिटर्न्स को।
बट दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये सब हम अपने हाथ में ले लेंगे तो क्या होगा, फिर ज्यादा रिटर्न आएगा, फिर हम अपने हाथ से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो हम खुद से क्या कर सकते हैं, लोगों से रिटर्न ले सकते हैं, मतलब रेवेन्यू ले सकते हैं। तो रेवेन्यू रिटर्न जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। रेवेन्यू जो आएगा हमारे पास डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेवेन्यू फ्लोस फॉर द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑफ डिमांड ऑन द पीजेंट डिड नॉट डिक्लाइन। ठीक है, डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस। और ये भी मान रहे थे कि इस जो ताल्लुकदार हैं वो पीजेंट से ज्यादा रुपया ले लेते हैं, मतलब उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इससे वो एक्सप्लॉइटेड भी नहीं होंगे और हमारा रेवेन्यू डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो बट दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस। रेवेन्यू फ्लोस फॉर द स्टेट, जो रेवेन्यू फ्लो है स्टेट का, इंक्रीज, क्या हुआ, बट बर्डन जो है वो कम नहीं हुआ। ऑफिशियल्स सून फाउंड दैट, ऑफिशियल्स ने ऐसा माना कि लार्ज एरिया जो है अवध के वर एक्चुअली हैविली ओवर, क्या हो चुके थे, हैविली ओवर असेस्ड हो चुके थे, और भी ज्यादा। ऑफिशियल्स ने बहुत जल्दी पाया कि बहुत सारा एरिया जो है अवध का वो क्या हो चुका है, पहले से उन लोगों पर क्या है, ज्यादा बर्डन आ चुका है। द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू डिमांड इन सम प्लेसेस, और इंक्रीज जो है रेवेन्यू डिमांड बहुत सी जगहों पर वो कितना बढ़ चुका था, 30 to 70%। दस नाइदर ताल्लुकदार नॉर पीजेंट्स हैड एनी रीजन, ना ही ताल्लुकदार के पास और ना ही पीजेंट्स के पास कोई रीजन था टू बी हैप्पी विद द एनेक्सेशन।